हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति टीचिंग एकेडमी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है। 4 और 5 जुलाई को आपका स्टेट का एग्ज़ाम है। तो हम जो लेकर आ रहे हैं आपके पीजीटी लेवल के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके हो चुके हैं उन्हीं को ही हम रिवाइज़ करेंगे। तो आज मैं जो पेपर करवाने वाली हूँ वो है आपका 2024 का जो आपका कॉमर्स का पीजीटी लेवल का पेपर हुआ था, उसी की सीडीपी को आज हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका 2024 में आया था, वो ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, जो नहीं है, असत्य है, ये शब्द बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना, क्योंकि यहीं पर ही क्वेश्चन को हमसे क्वेश्चन गलत होता है, यहीं पर हमारे गड़बड़ आ जाती है। तो ऑप्शंस हैं, बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। यानी हमारा जो मानसिक विकास होता है, जो हमारा बौद्धिक विकास होता है, उस पर आनुवंशिकता का मतलब होता है जो चीज़ें हम अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से ले रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। यानी आप इन्वायरमेंट में जहाँ रह रहे हैं, आपको किस तरीके की स्कूलिंग मिल रही है, किस तरीके का आपका फिजिकल इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, उस चीज़ का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। इन्होंने इस ऑप्शन में बोला, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्वायरमेंट का बच्चे के बौद्धिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन, लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती। यानी जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, यानी जो गर्ल्स बॉयज़ का जो डिफरेंस है, यानी गर्ल्स का बौद्धिक विकास, बॉयज़ का बौद्धिक विकास, वो बौद्धिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बिल्कुल सही बात है, लैंगिक विभिन्नता बौद्धिक विभिन्नता का कारण बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट है, तीव्र बुद्धि तीव्र स्मरण शक्ति की परिचायक होती है। शार्प इंटेलिजेंस इज साइन ऑफ शार्प मेमोरी। यानी कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज होगी ना, उसके अंदर याद रखने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? एक बिल्कुल ऐसे भी होता है कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, जैसे कि हमारे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत पुराने तक की भी याद रह सकती हैं, रहती भी हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता देती है। इंटेलिजेंस गिव द एबिलिटी टू एडजस्ट इन नई सिचुएशन। यानी जो बुद्धि है वो आपको नई परिस्थितियों में एडजस्ट करने की योग्यता देती है, बिल्कुल देती है। नई परिस्थिति होंगी तो हमारा जो बौद्धिक विकास है वो हमें उसमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो आपके दो ऑप्शन बनते हैं, ए एंड सी। तो ऑप्शंस क्या कहाँ पर है? ए एंड सी। आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द बिल्कुल सही है। ये भी कट जाएगा आपका, बी एंड डी भी कट जाएगा, सी एंड डी भी कट जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशंस, इंटरेस्ट। यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके माता पिता से या नाना नानी से, दादा दादी के द्वारा आपको मिलती है, उसकी वजह से मतलब वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, आनुवंशिकता से कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रभावित नहीं होती? अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड दो चीज़ें होती है, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या होता है कि एप्टीट्यूड में हम, जैसे आप किसी को बाइक चलाना अच्छा लगता है, यानी किसी को देख के उसको अच्छा लगता है, तो वो क्या है, उसको जो अच्छा लगता है ना, यानी वो क्या है, वो उसका इंटरेस्ट है बाइक चलाना, उसका इंटरेस्ट है, उसको चलानी नहीं आती लेकिन उसको इसका इंटरेस्ट है। और एप्टीट्यूड होता है आपको बाइक बहुत अच्छे से, आपका इंटरेस्ट भी है और आप उस बाइक को बहुत अच्छे से चला देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है आपकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ को समझने के, आपके अंदर क्या है, आपका वे ऑफ
सीइंग यानी दूसरों को देखने का आपका नज़रिया क्या है, वो आपका क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट है इमोशन, संवेग। इमोशन होते हैं यानी आपके हंसना, रोना, खिलखिलाना, ये क्या है, ये आपके संवेग हैं, ये आपके इमोशंस हैं। इमोशन फीलिंग बोलते, इमोशन मतलब जो आपकी फीलिंग है। तो यहाँ पर जो हरियाणा बोर्ड था उन्होंने 2 ऑप्शन करेक्ट मांगे थे, एक तो आपका सेकंड और एक आपका फोर्थ, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। क्योंकि क्या है, इमोशंस हेरिडिटी से इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। एप्टीट्यूड, क्या पता आपके कई बार हो जाता है कि बच्चे के माता पिता को बाइक चलानी नहीं आती लेकिन बच्चे को बहुत अच्छे से आती है, तो ये हेरिडिटी से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एटीट्यूड और इंटरेस्ट, अभिवृत्ति और अभिरुचि। क्योंकि क्या पता बच्चे का इंटरेस्ट, जैसे मम्मी पापा एमबीबीएस है तो बच्चे का एमबीबीएस डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो, वो तो टीचर बन जाए, ठीक है। एप्टीट्यूड, माता पिता का बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोगों को देखने का, समझने का नज़रिया बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन बच्चा हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी हेरिडिटी से इफेक्ट नहीं हो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका बनेगा सेकंड, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। 2 ऑप्शन आपके बनेंगे, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बायस्ड एक्शन आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। यानी क्या बोल रहा है इसने कि लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं यानी गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस किया जाता है कि तुम गर्ल्स हो ये काम नहीं कर सकती, कोई भाई बॉय जैसे गर्ल्स हैं कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है तो टीचर उसको कह दे कि नहीं ये लड़कियों का गेम नहीं होता, ये लड़कों का गेम होता है। और कोई लड़का जैसे मेहंदी कंपटीशन हो रहा है या कुकिंग कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, तो वहाँ पर टीचर कह दे नहीं ये तो लड़कियों का गेम होता है, तो बॉयज़ होके नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जो क्रियाएँ हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो कि आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में शामिल नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं करवाई जानी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं होमोजीनियस ग्रुपिंग, यानी होमोजीनियस मतलब एक तरीके के ग्रुप बना दो, बॉयज़ के अलग बना दो, गर्ल्स के अलग बना दो, यानी बॉयज़ एक ग्रुप में हो जाए, गर्ल्स एक ग्रुप में हो जाए, ना होमोजीनियस एक जैसे ग्रुप बना दो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, यानी जेंडर जहाँ पर आप जेंडर का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, जेंडर को बिल्कुल जीरो मान रहे हो, आप सभी बच्चों को एक जैसा मानकर पढ़ा रहे हो, एक तरीके की एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, ठीक है। स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस, यानी स्टीरियोटाइप क्या होता है कि रूढ़िवादी जो चीज़ें, जैसे ऑक्यूपेशन गाइडेंस, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो रूढ़िवादी, जो पहले से चली आ रही, जैसे कहते हैं ना कि गर्ल्स को किचन का काम करना चाहिए, बॉयज़ को किचन का काम नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार दादी परदादी कह देती थी ना, अगर कोई लड़का किचन में घुस जाए या अपनी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, अपनी दीदी की हेल्प कर दे, तू क्या कर रहा है, तेरा काम नहीं होता किचन में जाने का, तो इस तरीके की, ठीक है। जैसे लड़की कहीं बाहर जाके कमाने लग जाए या कुछ काम करने लग जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि नहीं, गर्ल्स का काम तो रसोई संभालने का होता, बाहर जाने का नहीं होता, ये इस तरीके की। तो स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस का मतलब है कि उनको उनके जो रूढ़िवादी जो व्यवसाय बनाए हुए हैं, जैसे गर्ल्स का काम, लड़कियों का, महिलाओं का काम क्या बनाया गया है कि वो रसोई संभालेंगी, रसोई का काम करेंगी। गर्ल्स का लिए, बॉयज़ के लिए क्या बनाया कि वे बाहर जाकर काम करेंगे, बाहर के जितने काम है वो करेंगे। तो इस तरीके की ऑक्यूपेशन गाइडेंस ही बच्चों को दी जाए, व्यवसाय से संबंधित गाइडेंस दी जाए। नेक्स्ट है टीचर्स प्रीजुडिक्ड एटीट्यूड, यानी शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, यानी अध्यापक क्या कर रहा है, जो पूर्वाग्रही का मतलब होता है कि अपने दिमाग में पहले से उसने वो बात बनाई हुई, अपने दिमाग में उसने वो चीज़ें अपने दिमाग में सेट की हुई है कि ये चीज़ें गर्ल्स को करवाई जानी चाहिए, बॉयज़ को करवाई जानी चाहिए, तो वो एटीट्यूड उसका बना हुआ है।
तो कौन सी प्रैक्टिसेस हमें यहाँ पर नहीं करवाई जानी चाहिए, वो हैं जेंडर न्यूट्रल कंटेंट। बिल्कुल सही बात है, गर्ल्स बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन गर्ल्स बॉयज़ को अलग अलग रखना बिल्कुल ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बनेगा, यानी होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं करवाए जाने चाहिए, स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन गाइडेंस नहीं दी जानी चाहिए, टीचर का पहले से ही एटीट्यूड बना हुआ है वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा ए, सी एंड डी। वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका सेकंड ऑप्शन में, यानी आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, सी एंड डी। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर। यानी कौन सी एक विशेषता नहीं है, जब आप नई चीज़ों को ग्रैंड कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आप सीख रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी में आपके विकास से संबंधित बदलाव नहीं है। नहीं है पूछा है, विकास से संबंधित बदलाव नहीं हो रहे हैं, आप नई चीज़ ग्रैंड कर रहे हो, विकास से संबंधित बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन है परमानेंट टीथ। ठीक है, यानी जब बच्चे के मिल्की टीथ दूध वाले दांत गिरते हैं तो उसके नए दांत आते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं जो गर्ल्स बॉयज़ में आ जाती हैं वो। द्वैतिक लैंगिक विशेषताएं जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चों में आ जाती हैं। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, स्थायी दांत, बच्चे में पुराने दांत टूटे, नए आए, विकास हुआ, नई चीज़ आई। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नई चीज़ें उनके अंदर, नई चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इन दोनों में भी हुआ, लेकिन थाइमस ग्लैंड क्या होती है, इसमें कुछ नया नहीं आता, ये बच्चे के साथ ही रहते, इसमें कुछ विकास नहीं हो रहा, वो सेम चलती रहती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं है कौन सी, जब नए फीचर को आप ग्रैंड कर रहे हैं तो कौन सी डेवलपमेंट चेंजेस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा थाइमस ग्लैंड, यानी थाइमस ग्रंथि, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रोमोटिंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन। यानी बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा दें। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, बच्चों को का सामाजिक विकास करना, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाया जाए, उनको एक साथ काम करना वे सीखें, उनका सामाजिक विकास वहाँ पर हो। तो कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है जो कि समाजीकरण को प्रभावित ना करती हो, यानी प्रमोट ना करती हो। गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क, यानी इंडिविजुअल को अलग अलग सबको प्रोजेक्ट वर्क देना। एक बच्चे को राम को दे दिया अलग काम, श्याम को दे दिया अलग काम। असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी सोशल सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को दी जाए, यानी एक प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, सामाजिक जिम्मेदारियां वहाँ पर दी जाए। थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है करिकुलर एक्टिविटी और एक होती है को करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलर एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जहाँ पर आपके सिलेबस से संबंधित जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए, बताई जाए, उसी से संबंधित आपकी एक्टिविटीज़ कराई जाए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी सिलेबस की में हेल्प करती हैं, यानी जो आपके विकास कर रहे हैं, आपका सर्वांगीण विकास में मदद कर रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी को करिकुलर सह पाठ्यगामी क्रियाएं गतिविधियाँ उनको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स जो करवाए जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स पीरियड दिया जाता है, वहाँ पर बच्चों को का सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो वो भी आपके करिकुलर का पार्ट, लेकिन वो आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी के लिए बच्चों को मोटिवेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ों, जैसे इसने सोशलाइजेशन को प्रमोट करने की बात की, तो ये जो तीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, इन तीनों ऑप्शंस में आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों में सोशलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रहा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा
फर्स्ट गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the assessment is designed to evaluate student overall achievement and proficiency at the end of learning period। आप कीवर्ड को ध्यान में रखना। कीवर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कीवर्ड दिया गया है एट द एंड, एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, यानी आपका काम आपको आप लर्न कर चुके हो, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है, तो वहाँ पर जो असेसमेंट की जाएगी वो कौन सी होगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर डायग्नोसिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट फॉर रेमेडी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी आप सीख चुके हो, लर्निंग का असेसमेंट, सीखने का मूल्यांकन, आप सीख चुके हो उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है आप सीखने के लिए असेसमेंट, आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग के दौरान आपको असेसमेंट की जा रही है। तो राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। Which statement is incorrect about the development and its relationship with learning? यानी कौन सा कथन ऐसा है जो कि रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, आपके विकास और अधिगम, यानी आपका डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशन को गलत बता रहा है, इनकरेक्ट पूछा है इसने, यानी जो सही नहीं है। सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है, गलत पूछा है इसने। सीखने के अवसरों से यानी कि सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। अगर आपको सीखने के अवसर ही नहीं दिए जाएंगे तो आपका विकास कैसे होगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत नहीं हो सकता। बच्चे तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो, यानी जब तक बच्चे मेंटली या उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ वो चीज़ सीखने के लिए, तो वो कैसे सीख सकते हैं। बच्चे को प्लस माइनस ही नहीं आया है तो बच्चा आपका गुना भाग कैसे कर सकता है, ये भी सही बात है। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास है, वो उसकी मैच्योरेशन और लर्निंग पर का उत्पाद है। यानी जो बच्चा जितना मैच्योर हुआ है, जितना बच्चा परिपक्व हुआ है, जितना उसने सीख लिया है, उन दोनों का उत्पाद क्या है, विकास है। बिल्कुल सही बात है, जितना मैच्योर होगा, जितना उसने सीख लिया है, इसका मतलब उसका उतना विकास हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन, परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। यानी इसने क्या बोला है कि मैच्योरेशन की जो परिपक्वता की सीमा, जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स के बावजूद जब बच्चे को मोटिवेट किया जाए तो बच्चे का विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। लेकिन विकास की कोई बिंदु नहीं होती, विकास आपके लाइफ टाइम चलता रहता, कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, जो नीचे लाइन बोल दी, निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है और गलत ही इसने पूछा था, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फोर्थ। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका मतलब क्या है, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, रीटा अलग है, श्याम अलग है, राहुल अलग है, राहुल में अलग गुण है, श्याम में अलग गुण है, मेरे में अलग गुण है, श्याम जो सोनू है उसमें अलग गुण है, सब अलग अलग हैं। तो कौन सी चीज़ सही नहीं है पूछी है इसने। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में होती है। क्या बोला उसने, जो व्यक्ति विभिन्नता है वो ज्ञानात्मक यानी आपके कोग्निटिव और आपके साइकोमोटर डोमेन दोनों में होती है। कोग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित, क्रिया मतलब आपकी मोटर एक्टिविटी, जो आप क्रियात्मक जो क्रियाएं करते हैं, आप जो आपके हाथ पैर हिलाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, वो सारी आपकी क्रियाएं होती हैं।
तो वो दोनों में, दोनों क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई किसी का कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, किसी का साइकोमेट्र, कोई खेलता कूदता रहता है, कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है। तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रजातिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। स्पीसीज करैक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसने क्या बोला है कि जो स्पीशीज़ करैक्टरिस्टिक्स, अलग अलग स्पीशीज़ के जो होते हैं उनसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता, भौतिक वातावरण नहीं। इसने क्या बात बोली कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है वो सामाजिक वातावरण है। सामाजिक मतलब जिस समाज में, जिस आसपास हम रह रहे हैं, ना कि फिजिकल एनवायरनमेंट, ना कि जो आपका फिजिकल का मतलब होता है आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट, ठीक है, आपको जो सुख सुविधाएं जो आपके पास अवेलेबल है आपके चारों तरफ, उनकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है, एज का बिल्कुल पड़ता है। जो एक छोटा बच्चा होगा, एक बड़ी उम्र का बच्चा होगा, तो वो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा थर्ड। ये बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और भौतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों को भावों की अभिव्यक्ति और तार्किक चिंतन की जांच की उपयुक्त विधि नहीं है। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को, बच्चे अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। तो इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसमें आप बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को, यानी बच्चा लॉजिकली आंसर निकालने की कोशिश करता है, सोचता है उसके बारे में, अपने विचार प्रकट करता है, कि कौन से टेस्ट में हम इसका यूज़ नहीं करते। नोट पूछा है इसने, एनालिटिक टाइप, बिल्कुल विश्लेषणात्मक, यानी बच्चा हर चीज़ को क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। एनालाइज का मतलब होता है हर चीज़ को तोड़ के देखना, ठीक है। समालोचनात्मक। नेक्स्ट है क्रिटिकल टाइप। क्रिटिकल टाइप भी यानी हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना, उसके गुण देखना, दोष देखना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन टाइप। डिस्कशन मतलब वो हर चीज़ को दूसरों के साथ बातचीत करके, विवेचना करके उसका आंसर निकालता है, अपने विचार रखता है दूसरों के सामने। विकल्पात्मक प्रकार, मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए देते हैं, चारों में से एक को टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ना तो आपकी कोई थिंकिंग का विकास होता है, ना ही आप अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा फोर्थ, मल्टीपल ऑप्शन टाइप। आगे हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सीरीज़ नेक्स्ट आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।